So today we are going to discuss on the second lecture of the material science paper third of the honors course of BSc third year. So in yesterday we have studied about translational vector and we denote it by T for the translational vector, and this T is represented as the N1 A vector plus N2 B vector plus N3 times C vector, where N1, N2 and N3 are what? क्या लिखा था इसको? Are integers, arbitrary integers, right? And A, B and C vectors, इनको क्या लिखा था? Are called fundamental translational vectors, and these ABC are also called, these ABC A, B and C are also called the crystal axis or basis vectors. Okay, ओके, तो ये हमने बात किया कि अब इसमें जो चीजें लिखी है उस पर बात करते हैं कि हमने इसको कहा क्रिस्टल एक्सिस और इसको कहा बेसिस वेक्टर्स। तो एक चीज देखिए आप यहाँ पर, ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर के जो n1, n2, n3 हैं वो क्या है? इंटीजर्स है। तो कल हमने ये बात किया था कि इसको हम एक 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई एक पॉइंट लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इससे तुलना कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्स वाई एंड जेड है वो क्या है? वो जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर्स ही हो, वो जरूरी नहीं कि हमेशा ही इंटीजर्स ही हो। मानवेंद्र? ये सर आवाज बीच में से पता नहीं थोड़ी। तो हमने ये बात किया था कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड होते हैं उनका इंटीजर होना कोई जरूरी नहीं है, वो इंटीजर होना जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो n1, n2, n3 लिखे, हमने क्या लिखे हैं कि n1, n2, n3 आर इंटीजर्स। तो ये क्या है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अब यहाँ पर अपन यदि सोचें n1, n2, n3 इंटीजर्स है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 1, 1, ठीक है। तो ये जो a b c है ये मिनिमम वेक्टर है। जैसे हमने यहाँ पर आई जे के यूनिट वेक्टर्स लिए थे ना, वो यूनिट वेक्टर्स की तरह यहाँ पर जो a b c है वो रोल प्ले कर रहे हैं मिनिमम वेक्टर्स का, ठीक है।
और उनके जो मल्टीप्लीकेशन में n1 n2 n3 है वो 1 1 1 वैल्यू ले सकते हैं। इसका यूज कहाँ आएगा? इसका यूज अभी हम आगे देखेंगे, तब आएगा यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, यूनिट सेल मतलब अब यदि मैं इस ट्रांसलेशनल वेक्टर को लिखना चाहूं कि छोटे से छोटा ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या हो सकता है, a प्लस b प्लस c, यानी कि यहाँ पर n1 n2 n3 क्या हो गया, 1 1 1। यहां से कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर का। तो देखते हैं यूनिट वेक्टर है यूनिट सेल का। तो यहां अब अपन पढ़ते हैं यूनिट सेल क्या होती है। ये क्रिस्टलोग्राफी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बताओ, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई, राइट। एक अपने आप में किसी चीज की यूनिट क्या है, तो ये इकाई है। किसकी इकाई है? ये क्रिस्टल की इकाई है। किसकी इकाई है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इकाई है, उसकी यूनिट है ये। और यूनिट से क्या होता है, यदि हम कोई भी इकाई को बार बार रिपीटेशन करें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा होल क्रिस्टल। यदि इस यूनिट को हम बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट करते हैं तो हमें पूरा क्रिस्टल मिल जाना चाहिए। इसके दो फिजिकल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 के रूप में हमने लिया, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कपड़ा है, फैब्रिक है, ठीक है। और उस कपड़े में ऐसे कुछ धागे हैं, थ्रेड्स हैं, और ऐसे भी कुछ थ्रेड्स हैं। तो ये फैब्रिक है पूरा, और इसमें से कोई एक जो थ्रेड है उसको हमने, कोई एक जो है उसको हमने नाम दिया है कि कोई एक सिंगल थ्रेड है। ये एक धागा है। तो ये जो फैब्रिक है वो किससे मिलके बना है? थ्रेड से बना है ना, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स। तो थ्रेड्स क्या है, यहाँ पर इसकी यूनिट है। इसको हम यहाँ पर इस यूनिट सेल से समझ सकते हैं कि इस थ्रेड को बार बार रिपीट करने से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उससे हमारे पास क्या बन के आया, हमारा कपड़ा बन के आया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो कि जब हम घर बनाते हैं तो खूब सारी ईंटें जो ब्रिक्स होती है उनको लाकर रखते हैं। तो ईंटों को लाकर आप ऐसे एक पहले दीवार बना देते हैं, फिर वहां से ईंटों को ले जाकर और घर में काम लेते हैं। ऐसे खूब मान लीजिए कि ऐसे दीवार बना दी, और ये 3 डायमेंशन में दीवार होती है। अपने को यहाँ पर 2 डायमेंशन दिख रही हुई ऐसे है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सब तरफ इसके ईंट है। ठीक है, तो ये जो सिंगल ब्रिक है, एक सिंगल ब्रिक, ये क्या है यहाँ पर इस बार? यूनिट से। और इस सिंगल ब्रिक के बार बार 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपीटिशन की वजह से आपके पास क्या आया, ये पूरा का पूरा वॉल ऑफ ब्रिक्स। तो अब हमें यहां पर ऐसे समझ में आता है कि यूनिट सेल इज नथिंग बट द वॉल्यूम and the repetition of by which in space we will get the whole crystal। ठीक है, तो यहां पर
तो क्रिस्टल की वो छोटी से छोटी इकाई जिसको आकाश में लगातार पुनरावृत्ति करने पर हमारे पास संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, वो यूनिट सेल कहलाती है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ lattice which on continuous repetition generates the complete lattice। तो यूनिट सेल क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटा नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट यूनिट है लेटिस की, और जिसके कंटिन्यूअस रिपीटिशन से हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट लेटिस मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दो प्रकार की यूनिट सेल्स नॉर्मली हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकंड यहां पर लिख देते हैं इसको एक बार यहां पर, और जो सेकंड होती है वो होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पहले इस पे बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। क्यों इसका नाम प्रिमिटिव है, क्या होता है इसके अंदर? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है कि फर्स्ट जो इसके पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं, तो all the lattice points belonging to the primitive unit cell, all the lattice points belonging to the primitive cell lie at its corners। जो इसके एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, सॉरी नॉट एजेस, ओनली कॉर्नर्स पर, ऑल द लेटिस पॉइंट्स, लेटिस पॉइंट्स कहां होते हैं? केवल कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं। सेकेंड, द इफेक्टिव नंबर of lattice points the effective number of the lattice points in a primitive cell primitive unit cell is 1। तो ये पहली प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो उस प्रिमिटिव यूनिट सेल में पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी लेटिस पॉइंट्स हैं, the all lattice points lie on the corners of this primitive unit cell। और सेकंड क्या है कि what are the number of effective lattice points in this primitive unit cell, since all the lattice points lying on the corners, so they are shared by the another nearest or adjacent
unit cells. So their effective contribution of each and every lattice point in the single unit cell will be not 1. आप समझ रहे हैं इस बात को कि यदि कोई एजेस पर मान लो कि यहाँ पर ये कोई आपका 3 डायमेंशन ले लेता हूं मैं, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है, तो इसमें केवल एजेस पर लाई, ये कॉर्नर्स पर लाई करता है। लेटिस पॉइंट्स कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। तो जब कॉर्नर्स पे लेटिस पॉइंट है तो जरूरी नहीं कि लेटिस पॉइंट पूरे इसके अंदर हो। अब ये यहां पर यदि इसके पास में एक दूसरी यूनिट सेल है, तो ये वाले पॉइंट्स तो इससे भी शेयर हो गया ना, दूसरी यूनिट सेल से भी। तो इफेक्टिव जो नंबर है वो नंबर उस यूनिट सेल के अंदर, द इफेक्टिव नंबर ऑफ द लेटिस पॉइंट्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ओनली 1। ये ध्यान रखना है इसमें, इसीलिए इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। सेकेंड वाली कंसिडर करते हैं। तो एक चीज तो यहाँ क्लियर है कि जो कॉर्नर्स के लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो दूसरी वाली एडजेसेंट जो यूनिट सेल्स होते हैं उनके साथ भी शेयर होते हैं। इसीलिए ये पॉइंट, 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 इतने सारे 8 कॉर्नर्स के पॉइंट मिलकर इफेक्टिव रूप से इस यूनिट सेल के अंदर कितना पॉइंट देते हैं? 1/8 × 8 = 1। तो ये एक ऐसा कुछ यूनिट सेल ये होता है। सेकंड की बात करते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल्स दो प्रकार की होगी, पहली प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा? जैसा कि अभी हमने ऊपर बात किया उसका ठीक उल्टा होगा। हमने पहले ऊपर बात किया तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बात किया कि ऑल द लेटिस पॉइंट्स लाई ऑन द कॉर्नर्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि ऑल द लेटिस पॉइंट्स not only lie on the corners of the unit cell but also and as well as lie on the edges and on the faces of the unit cell। तो यही वाला पॉइंट लिखेंगे यहां पर। so it may have the lattice points at the corners as well as at other locations like inside and on the surface of the cell, right? तो केवल एजेस पे ही नहीं होंगे, अंदर भी हो सकते हैं यूनिट सेल के अंदर, और उसके फेस पे भी हो सकते हैं, सरफेस पे भी पड़े रह सकते हैं। तो इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा? द इफेक्टिव number of lattice points in a non primitive unit cell is कितना होगा? 1 होगा या 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा? 1 से यस, ग्रेटर देन 1। तो ये ऐसा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये दो टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं। अब हमने यहाँ पर जो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल देखी है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, स्पेशल काइंड का एग्जांपल है। स्पेशल एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ठीक है, और इसका जो नाम है वो है विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल हमें ये बताती है कि ये यूनिट सेल कैसे फॉर्म होती है। तो इसको फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ये कई बार 2 नंबर में और छोटे क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि ये एग्जांपल बताइए विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है। तो ये क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ primitive unit cell of smallest volume क्या है ये, ऐसी यूनिट सेल है जिसका वॉल्यूम स्मॉलेस्ट है, ऐसी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सेकंड इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये बनती कैसे है, फिर इसको देखेंगे बनाकर। तो फॉर्मेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कनेक्ट ए गिवन लेटिस पॉइंट, कोई एक लेटिस पॉइंट पकड़ो एंड कनेक्ट ए गिवन लेटिस पॉइंट टू all the nearby lattice points। पहली चीज कैसे कनेक्ट करना है, ए पार्ट फॉर्मेशन, बी पार्ट क्या करना है, फिर ड्रॉ नॉर्मल्स एट द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइंस कनेक्टिंग द लेटिस पॉइंट्स। तो ये दोनों का कहने का मतलब क्या है, इसको यहां पर समझते हैं बढ़ाकर। ये हर बुक में दिया होता है लेकिन बच्चों को कई बार ये दिक्कत आती है कि कैसे बनती है। सपोज करो आपका ये एक लेटिस पॉइंट है, ठीक है, और यहां आपके इसके दूसरे लेटिस पॉइंट्स हैं। ये तो इसके प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर, यानी कि आपकी तरफ और आपकी स्क्रीन के पीछे की तरफ, यहां भी एक लेटिस पॉइंट होगा ऐसा, क्योंकि 3 डायमेंशन में होता है ना, उसको मैंने यहां दिखा दिया। और वर्टिकल ऊपर भी होगा और वर्टिकल नीचे भी होगा, उसको यहां लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब इनको क्या बोला हमने, मान लो इसको पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कनेक्ट गिवन लेटिस पॉइंट्स टू ऑल द नियर बाई लेटिस पॉइंट्स। तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल वालों से किया है, ये इनसाइड इनसे किया है, ये जो इसके खुद के प्लेन के अंदर है उनसे किया है। पहली चीज कंप्लीट हुई कि कनेक्ट ए लेटिस पॉइंट टू ऑल द नियर बाई लेटिस पॉइंट्स। दूसरा क्या था कि ड्रॉ द नॉर्मल्स एट द मिड पॉइंट्स, यहां पर नॉर्मल्स खींच दो मिड पॉइंट्स के ऊपर। मैंने ये थोड़ा सा इधर कर दिया, मिड पॉइंट के ऊपर है। इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ, 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 इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ।
तो ये जो एक, इनको ऐसे बढ़ाओगे आगे, मतलब ये ऐसे कुछ है मिड पॉइंट्स को, ये दिख रहा है आपको ऐसा कुछ यूनिट सेल बना हुआ। ये जो इस यूनिट सेल है ये आपको हर बुक में ऐसा दिखा मिलेगा। ये जो कहलाता है वही नाम है इसका, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। कैसे बनता है ये बात समझ में आ गई। और इसकी खासियत क्या है कि इससे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटा वॉल्यूम है इसका। और ऐसी यूनिट सेल्स में जिसमें ए बी सी उसके बेसिस वेक्टर्स हो, उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको पता है कि जब भी तीन वेक्टर्स होते हैं ए बी एंड सी, और ये 3 डायमेंशन में होते हैं, 3 डायमेंशन में हो, और इनसे कोई वॉल्यूम निकालना हो अपने को, क्योंकि ए बी सी क्या है, आर द बेसिस वेक्टर्स ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अभी जो हमने ट्रांसलेशनल जो वेक्टर की बात की थी उसके अंदर यही देखा था। तो ये यदि तीन कोई अलग अलग स्पेस में, ए इधर है, बी इधर है, और सी कोई यहां हो, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम फॉर्म होता है उसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा काम लेते हैं, v इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्या है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है ये? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कहां काम आता है मैथ्स में? मैथ्स में काम आता है टू फाइंड आउट वॉल्यूम्स ऑफ पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड के वॉल्यूम होते हैं, उनको निकालने के लिए काम लेते हैं, वही हम यहां पर काम लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहां पर ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है। यदि आपको तीनों बेस वेक्टर ए बी सी पता हो तो आप उनसे यूनिट सेल का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन बेसिस। बेसिस क्या होती है? तो अभी हमने देखा कि जो स्पेस लेटिस क्या होती है, पिछली क्लास में हमने बात किया स्पेस लेटिस की, लेक्चर 1 में बात की। स्पेस लेटिस क्या है? एन अरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स एन अरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, और जब इस इमेजिनरी पॉइंट्स के ऊपर इफ वी पुट सम एटम्स ऑब्लिक molecules, so the atoms molecules must be sit on the space lattice points to form the crystal structure। तो कल हमने जैसे बात की थी ना स्केलेटन की, एक कंकाल की, तो ठीक इसी प्रकार से स्पेस लेटिस क्या है? एन अरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस। और जब इन इमेजिनरी पॉइंट्स के ऊपर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बिठा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इसी के लिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए जो स्पेस लेटिस होती है, इसको ऐसे लिखते हैं मैथ्स टाइप में, प्लस बेसिस गिव यू द क्रिस्टल। तो यहां पर जो हमने ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की है कि द एटम्स मॉलिक्यूल मस्ट सिट ऑन द स्पेस लेटिस पॉइंट्स, इसी को बोलते हैं बेसिस। अब टर्मिनोलॉजी याद होनी शुरू करनी चाहिए आपको। कल हमने बात की स्पेस लेटिस की, और स्पेस लेटिस के जो लेटिस पॉइंट्स हैं उन पर यदि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिठा दें तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नाम हमने यहाँ पर क्या दिया है, बेसिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द एडिशन ऑफ स्पेस लेटिस एंड द बेसिस। बेसिस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब स्पेस लेटिस के हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी पॉइंट से उन पर रखते हैं तो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो स्पेस लेटिस क्या है, एक मैथमेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जबकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक फिजिकल कॉन्सेप्ट, भौतिक घटना है जो हम देख सकते हैं, जो हम माप सकते हैं। तो ये हमने आज बात की आज के इस लेक्चर में कि यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, उनके नॉन प्रिमिटिव का एक स्पेशल प्रिमिटिव का एक स्पेशल केस लेके देखा हमने कि विग्नर जो स्पेशल नाम क्या था उसका, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर आप पढ़ाया बेसिस। तो आज के लेक्चर में इतनी बात करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे।